आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसको। तो लास्ट क्लास हुई थी, इसमें हमने पढ़ रहे थे विश्व के प्रमुख जो जनसमूह हैं उसके बारे में। और विश्व के जो जनसमूह है उसको अपन प्रमुख रूप से जनसंख्या के आधार पर दो भागों में बांटते थे। एक तो बसे हुए क्षेत्र इक्विपमेंट एरिया, दूसरा है बिना बसे हुए नॉन इक्विपमेंट एरिया। तो जो इक्विपमेंट एरिया है, बसे हुए क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्र हैं वो माने जाते हैं। एक ऐसा जनसमूह है जो मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है, तो उसको अपन पूरी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया जनसमूह के अंतर्गत पढ़ा था। और ये जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन ने इस जनसमूह के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज अपन जो बाकी बचे हुए विश्व के 2 जनसमूह हैं, एक तो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय जनसमूह, दूसरा है उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिकी जनसमूह। ये कहाँ फैला हुआ है और इस जनसमूह की दोनों की क्या क्या विशेषता हैं उसको इस क्लास के अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि जो दूसरा प्रमुख बसा हुआ क्षेत्र है विश्व का या इक्विपमेंट एरिया है, उसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय जनसमूह है। देखिए, अगर अपन ग्लोब के आधार पर अगर इसको समझे तो जो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर 40 डिग्री से लगाकर 60 डिग्री तक का जो एरिया है, ये जो एरिया है वह प्रमुख रूप से जो यूरोपीय जनसमूह है वो फैला हुआ है। अगर आप इसको दिशा के रूप में देखें तो यूरोप महाद्वीप का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है, इसके बीच में जो दूसरा प्रमुख जनसमूह फैला हुआ है जिसको बोलते हैं अपन उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय जनसमूह। तो भौगोलिक रूप से वो 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के बीच का जो एरिया है वो यूरोपीय जनसंख्या में का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अब अगर इसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय जो जनसमूह की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो देश आते हैं, इसमें पहला देश आते हैं यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसको अपन शॉर्ट में यूके बोलते हैं या संक्षिप्त में अपन यूके बोलते हैं। दूसरा प्रमुख देश आता है फ्रांस आता है, तीसरा जर्मनी आता है, उसके बाद नीदरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल और इटली। ये सारे जो देश हैं वो यूरोपीय जनसंख्या के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं या प्रमुख रूप से यूरोपीय जनसमूह वो इन देशों के अंदर फैला हुआ है। अब देखिए, एक ऐसा क्षेत्र है जो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास का, यानी 40 डिग्री 60 डिग्री अक्षांश के आसपास में अगर अपन 50 डिग्री अक्षांश के आसपास का अगर क्षेत्र माने तो वो यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाता है। यानी धुरी का मतलब है कि प्रमुख रूप से यूरोपीय जनसंख्या निवास करती है वो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसके सारे। और उसका एक कारण है कि प्रमुख रूप से यूरोप के अंदर जो कोयला क्षेत्र माना जाता है वो इसी क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं जो एक प्रमुख रूप से जो कोयले की जो मेखला है या जो कोल बेल्ट है वो यूरोपीय जनसंख्या की धुरी माना जाता है, चाहे वो जर्मनी से है। तो अगर अपन इसको ये देखें कि तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सारे एक लंबी रेखा के रूप में जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ और जिसकी शुरुआत होती है वो ब्रिटेन से होती है। कहाँ से होती है? ब्रिटेन से लगाकर रूस में डोनेट्स बेसिन है, वहाँ तक पूरा का पूरा ये जो यूरोपीय जनसमूह वो फैला हुआ है। यानी ब्रिटेन से लगाकर रूस के जो डोनेट्स बेसिन है उस तक का पूरा जो एरिया है वहाँ प्रमुख रूप से कोयला पाया जाता है। और इसीलिए कहते हैं यूरोपीय जनसंख्या की जो दूरी है प्रमुख रूप से, यानी यहाँ पे जो अधिकांश उद्योग वगैरह विकसित हुए तो वो कोयले की वजह से हुआ है। लेकिन अगर वर्तमान में अपन कहें कि यहाँ इस अर्थव्यवस्था, इस यूरोपीय जो जनसमूह है उसका जो प्रमुख आधार माना जाता है वो उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, यानी कुल मिला के यहाँ की एक जो संस्कृति है वो अपन औद्योगिक संस्कृति का दर्जा दे सकते हैं। यानी इससे पहले जो अपने एशियाई जनसमूह पढ़ा था उसमें जो जनसमूह है उसकी जो सभ्यता थी वो अपन प्रमुख रूप से कहते थे कि वो एक कृषि सभ्यता मानी जाती है। लेकिन इन दोनों जनसमूहों की ऐसी विशेषता है कि इनकी जो सभ्यता है, इनका जो कल्चर है वो एक प्रकार का औद्योगिक कल्चर है। क्योंकि यहाँ पे कोयले की वजह से, लोहा खदानों की वजह से जो उद्योग है वो ज़्यादा पनपे, इसलिए यहाँ से उद्योग और व्यापार है वो इनकी सभ्यता का प्रमुख आधार माना जाता है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो विश्व की लगभग 30% जो पॉपुलेशन है, 30% जो जनसंख्या है वो लगभग इस यूरोपीय जनसमूह के अंदर निवास करती है। अब देखिए आगे कि ये जो जनसमूह है इसकी क्या क्या विशेषता है, यूरोपीय जो जनसमूह है उसकी क्या विशेषता है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ पे उद्योग है उसका विकास है वो अधिक हुआ है, तो औद्योगिक सभ्यता तो ऑब्वियसली ये कहलाएगी। लेकिन अगर अपन
एक एक सीक्वेंस में पढ़े कि यूरोपीय जनसमूह की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहली इसकी विशेषता मानी जाती है कि इस क्षेत्र के अंदर कोयले व लोहे की क्या पाई जाती है, अधिकता, यानी जो 50 डिग्री के आसपास का वह कोयला अधिक मिलता है, इसलिए इसको कोयला बेल्ट भी बोलते हैं। यूरोपीय जनसंख्या की जो धुरी है वो माना जाता है। तो कोयला व लोहे की अधिकता से यहाँ पे जो उद्योग है वो अधिक विकसित हुए, और जब उद्योग अधिक विकसित हुए तो उस जनसमूह, उसकी जो सभ्यता है उसका जो आकलन किया जाता है वो औद्योगिक सभ्यता के अंतर्गत किया जाता है। जैसे एशिया की जन सभ्यता के अंदर अपन आकलन किया था तो वो एक प्रकार की कृषि सभ्यता, क्योंकि वहाँ पे अधिकांश जो जनसंख्या है जो इन्वॉल्व थी वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर या कृषि के अंतर्गत थी। यहाँ पे अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी जो सेक्टर है उसके अंदर इन्वॉल्व है, चाहे वो उद्योग, व्यापार, वाणिज्य की अगर अपन बात करें। दूसरा है कि घनी जो जनसंख्या पाई जाती है वो प्रमुख रूप से कोयला क्षेत्र और उसके आसपास के जो नगर बसे वो उस नगरों के अंदर देखने को मिलती है, यानी जहाँ पे कोयला है उसके आसपास बड़े जो नगर हैं उनका विकास हुआ, और वहीं पे यूरोपीय जो जनसंख्या है उसकी अधिकांश पॉपुलेशन है वो निवास करते हैं, यानी जो कोयला जो क्षेत्र है वहीं पे जो सघन जनसंख्या का केंद्र देखने को मिलता है यूरोपीय जनसमूह के अंतर्गत। और इन लोगों का जो जीवन स्तर है वो उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के कारण जो एशियाई जनसमूह उसके मुकाबले में कई ज़्यादा है, यानी इनका जो लाइफ स्टाइल है वो एशियाई जनसमूह के मुकाबले में काफ़ी ऊपर है। यानी एक प्रकार का अपन कहते हैं कि जो औद्योगिक सभ्यता विकसित हुई है उस कारण से इनके जीवन स्तर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, इसलिए ये एशियाई लोगों के मुकाबले में इनका जो जीवन स्तर है वो उच्च माना जाता है। अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो नगरों में निवास करते हैं, यानी यूरोपीय जनसमूह जो जनसमूह इसकी विशेषता है कि लगभग 90% पॉपुलेशन, कुछ तो देश ऐसे कि 100 की 100% पॉपुलेशन है वो नगरों के अंदर निवास करती है। तो ये अधिकांश जो यूरोपीय जनसमूह उसकी जो जनसंख्या है वो नगरों के अंदर निवास करती है, जबकि एशियाई जनसमूह के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि अधिकांश जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। उसके बाद आयात निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ने से एक प्रकार की जो है कॉमर्शियल जो सिविलाइजेशन है या वाणिज्य की जो संस्कृति है वो यहाँ पे पनपी है। तो आयात निर्यात के बढ़ने से यहाँ पे है वो वाणिज्य संस्कृति है उसका भी एक प्रकार की उन्नति हुई है। तो यूरोपीय जो जनसमूह है वो विश्व का दूसरा प्रमुख जनसमूह माना जाता है, और इसी की कड़ी में तीसरा जो अंतिम इक्विपमेंट एरिया या बसे हुए क्षेत्रों में माना जाता है वो आता है उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिकी जनसमूह। अब इस जनसमूह की का जो प्रमुख से फैलाव है वो अगर अपन ग्लोब के आधार पर देखें तो 30 डिग्री उत्तर से लगाकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसके बीच में, और जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांत के पूर्व में फैला हुआ है। यानी उत्तरी अक्षांश के आधार पर अगर बात करें तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में, और जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांत है उसके पूर्व में फैला हुआ है। जैसे अगर अपन इसको 100 डिग्री पूर्वी देशांतर मानते हैं तो इसके इधर वाला जो भाग है इसके बीच वाला ये वाला ये प्रमुख रूप से इसकी जो जनसंख्या है उसकी धुरी माना जाता है। यानी अमेरिकी जो जनसमूह है उसकी जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री और 6 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में है वो निवास करती है। ये प्रमुख रूप से ये जनसमूह है वो फैला हुआ है। अब देखिए ये जो बेल्ट है इसको एक प्रकार के अपन कृषि मेखला या जिसमें कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से अपन कहते हैं कि जो मक्का है, मक्का की जो फसल है वो पाई जाती है, इसलिए अपन इसको मक्का बेल्ट के रूप में मानते हैं। प्रमुख रूप से जो मक्का होता है वो अमेरिका के अंतर्गत इस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर प्रमुख रूप से जो देश आते हैं दो ही देश आते हैं, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा का दक्षिणी पूर्वी भाग है। ये मुख्य रूप से अमेरिकी जनसमूह के भाग माने जाते हैं। और अगर अपन बात करोगे दिशाओं के आधार पर तो ये जो बेल्ट है ये मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी अमेरिकी जनसमूह माना जाता है। अब देखिए इस ये जो जनसंख्या है इसकी अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है इस अमेरिकी जनसमूह की, वो अमेरिका के अंदर जो महान झीलें हैं ग्रेट लेक्स है जिसके अंदर मुख्य रूप से 5 झीलें आती है, जिसमें मुख्य रूप से आती है सुपीरियर, मिशिगन, ईडी, ओंटारियो, हॉल। ये 500 जो झील है इसको अपन संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झील बोलते हैं। तो प्रमुख रूप से जो उत्तरी
पूर्वी जो अमेरिकी जनसमूह है उसमें जो जनसंख्या निवास करती है वो महान जिलों के पूर्वी भाग में निवास करती है, और महान जिलों के अंदर सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, हॉर्न जिले वो मानी जाती है। तो इन जिलों के आसपास इस जनसमूह की प्रमुख रूप से जो जनसंख्या वो केंद्रित है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कृषि की एक प्रमुख मेखला माना जाता है, और कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से जो मक्का है वो इस सभ्यता का प्रमुख आधार है। उसके कृषि के साथ साथ यहाँ पे औद्योगिक केंद्र है वो भी पाए जाते हैं, यानी कृषि के साथ साथ जो उद्योग है वो भी यहाँ पे अधिक मात्रा में विकसित हुए। तो ये एक प्रकार की अपन कहते हैं कि है तो औद्योगिक सभ्यता ही मानी जाती है कि औद्योगिक के साथ साथ कृषि का भी यहाँ पे अच्छा विकास हुआ है, और मुख्य रूप से मक्के का। और इस क्षेत्र में औद्योगिक के साथ जो कृषि है उसका भी बड़ा विकास हुआ है। और अब यह है कि इस जनसमूह की सबसे बड़ी विशेषता है कि अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण नगरों में निवास करती है, गांव में नहीं। यानी ग्रामीण जो नगर है, यानी जो बड़े बड़े औद्योगिक नगर विकसित होते हैं, वहाँ पे प्रदूषण की वजह से वो जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य के कारण जो शांत इलाका है वहाँ पे जो है वह निवास करते हैं, तो वो अपने जो औद्योगिक क्षेत्र उससे कुछ दूर होते हैं। इसलिए ऐसे जो विकसित हुए एरिया है उसको अपन प्रमुख रूप से जो नगरीय ग्राम है वो मानते हैं, और यहाँ की अधिकांश पॉपुलेशन वर्तमान में वहाँ पे निवास करती है। अब ये जो सभ्यता है उसका भी जो विशेषता है वो स्वयं यूरोपीय जनसमूह से मिलती जुलती है। हाँ, यूरोपीय जनसमूह के अंदर कृषि का विकास इतना नहीं हुआ है जितना कि उत्तरी जो अमेरिकी जनसमूह में कृषि का विकास है। बाकी इसका रहन सहन का जो स्तर है, अधिकांश जो जनसंख्या निवास करती है वो नगरों में निवास करती है, जनसंख्या का उच्च स्तर पाया जाता है। और यहाँ पे भी आयात निर्यात बढ़ने से एक प्रकार के अपन कहते हैं जो वाणिज्यिक जो संस्कृति है या औद्योगिक संस्कृति है वो विकसित हुई है। तो मुख्य रूप से जो उत्तरी अमेरिकी जनसमूह है उसका जो आधार है वो उद्योग माने जाते हैं, यानी औद्योगिक सभ्यता मानी जाती है। यानी यूरोपीय जनसमूह और उत्तरी अमेरिकी जनसमूह है वो दोनों के दोनों औद्योगिक सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि एशियाई जनसमूह वो कृषि सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। अब उसके बाद दूसरे फेज में अपन पढ़ेंगे कि जो विश्व के कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत कम बचे हुए, यानी जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत कम देखने को मिलता है, उसको अपन बिना बसे हुए क्षेत्र या नॉन इक्विपमेंट एरिया है उसके अंतर्गत इसको शामिल करेंगे। तो अभी अगली जो क्लास होगी उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।